नमस्कार, मीडिया दर्शन देख रहे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद निहाल। अभी मैं मौजूद हूँ सासाराम के मशहूर डायग्नोस्टिक और जो कि पल्स डायग्नोस्टिक सासाराम के फाउंडर डॉक्टर अमित कुमार से। मैं आपका इनका थोड़ा सा परिचय बता दूँ। ये आईएमए सासाराम के सेक्रेटरी हैं और नारायण हॉस्पिटल में एचआर के पोस्ट पे हैं, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो आइए इनसे कुछ बातें करेंगे। कल हुए दीक्षांत समारोह में, यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में इनको स्वर्ण पदक से नवाजा गया था। सर, कैसा लगा था आपको? धन्यवाद इसके लिए कि आप थोड़ा समय मेरे लिए निकाले, और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित और बहुत अच्छे अपने को थैंकफुल मान रहा हूँ कि मेरे को सेलेक्ट किया गया डिग्री मेरिट के हिसाब से, और श्री अमित शाह जी के द्वारा मेरे को जो प्रशस्ति प्रदान की गई उसे मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। सर, गोल्ड मेडल मिलना अपने डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। उसमें भी जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा मिला। तो इसके थ्रू आप आने वाले पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टॉप भी कर सकता हूँ। टॉप करने के बाद मेरे को इतने बड़े गृह मंत्री से बड़े ओहदे वाले सज्जन पुरुष से मेरे को अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस माध्यम से मैं एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाले जो जूनियर्स हैं, पीढ़ी हैं, वो मेहनत से सब कुछ करने को प्रेरणा लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। और आगे जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे, रास्ता निकलते जाएगा और आपको कारवां मिलती जाएगी। और मेहनत ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए, तो सारा कुछ आप पा सकते हैं जो पाना चाहें। सर, कौन से बैच में सर आपको गोल्ड मेडल मिला था? मैं 2014 में एडमिशन मैंने लिया था फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और उसके पहले मैं वहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरी एक डिग्री रेडियोलॉजी की भी है, मैंने डिप्लोमा किया है। तो वहाँ पे नारायण मेडिकल कॉलेज में मैं एक रेडियोलॉजिस्ट के पोस्ट पे भी था वहाँ पे। उसके बाद साथ में मैंने वहाँ पीजी डिपार्टमेंट में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट एनरोल कर लिया। उसके बाद थोड़ा सेशन लेट हो गया, जो कि थोड़ा सा पहले ये डिग्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ वजह से इश्यूज़ जो भी था, वो टेक्निकल इशू जो भी था, थोड़ा लेट हुआ। लेकिन वो लेट को मैं सौभाग्य मानूंगा कि लेट हुआ और मेरे को डिग्री मिली, और मैं थैंकफुल हूँ और कॉलेज मैनेजमेंट का कि अमित शाह जी के द्वारा प्रोग्राम लेके और मेरे को इस मेडल से नवाजा गया। सर, आपने अपने बिजनेस के साथ साथ जो कि पल्स डायग्नोस्टिक भी आप चला रहे हैं सासाराम में, जो काफ़ी विख्यात है आसपास के ज़िलों में। पल्स डायग्नोस्टिक को एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। तो और साथ ही साथ आप वहाँ पे भी कार्यरत थे, नारायण हॉस्पिटल में भी। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आपको गोल्ड मेडल हासिल करने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, या कुछ तकलीफ़ें भी हुई होंगी आपको? तकलीफ़ें एक्चुअली यूजी में जैसे एमबीबीएस कोर्स जो हम लोग का 4.5 साल का होता है, उसमें फ़र्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो फिजियोलॉजी मेरे लिए नया नहीं था। सुबह मेरी ड्यूटी होती थी, मैं सुबह नारायण मेडिकल कॉलेज जाता, तो उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ सेंटर पे काम देखता था। उसी ड्यूरेशन में जो शाम में हमको समय मिलता था, पढ़ाई करता था। और डिपार्टमेंट में, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी शुरुआत के 2 साल तक लगातार मैं 2 से 4 फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाता भी था, गाइडलाइन भी देता था। वहाँ के जो मेरे एचओडी हैं और डॉक्टर अशोक देव जी, उन्होंने काफ़ी मदद की मेरी इस मुकाम पे पहुंचने में। और सब मैं इस माध्यम से उन सभी लोगों को जो मेरे को किसी हर तरीके से हेल्प किया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, ये तो सर रही आपके बारे में, आपके अचीवमेंट के बारे में। सर, एक जन से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जो अभी काफ़ी ट्रेंड का विषय बना हुआ है समाज में। ये जो कोरोना की चौथी लहर आने वाली है, आपके हिसाब से ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? पहले के सर्वे में और जो भी एक्सपर्ट लोग बोलते हैं, कोई भी पेंडेमिक कंडीशन, कोई इस टाइप के डिज़ीज़ जब फैलते हैं, तो दूसरा जो लेवल होता है काफ़ी ख़तरनाक होता है। और पहला इसलिए ख़तरनाक होता है कि पहला लेयर आता है, तो लेवल जो आता है उसमें लोगों को पता नहीं होता है कि वो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो पहला होता है, दूसरा और थोड़ा ख़तरनाक होता है। उसके बाद जो आते हैं वो थोड़ा सा
कम माना जाता हो। मेरा भी पॉइंट लगता है, और भगवान करे ऐसा ही हो, कि जो तीसरा फेज़ जो आया उसी की तरह चौथा फेज़ भी आके छू के लोगों को निकल जाए। दूसरी बात, उसका एक फैक्टर ये भी है, जो हम लोग इम्यूनाइजेशन जो दिया जा रहा है उसका भी इम्यून सिस्टम हमारे शरीर पे काफ़ी इफेक्ट दिया है। तो जो थोड़े बहुत इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होंगे उनको थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमको लगता है कि ये उतना ख़तरनाक नहीं होना चाहिए जो सेकेंड फेज वाला, सेकेंड वेव वाला कोविड था। सर, देश की लगभग 80 से 90 करोड़ की पॉपुलेशन पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड है, दोनों डोज ले चुकी है। ऐसे में फिर भी गाइडलाइंस निकाले जा रहे हैं कि आप 2 गज की दूरी बनाइए, मास्क लगा के रहिए। क्या आपको वाकई में लगता है कि मास्क लगाने से या 2 गज की दूरी बनाने से मतलब ये कोरोना का जो वेव है या फिर फैलने का जो तरीका है ये कम हो सकता है? ज़रूर, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री तक ये मैसेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें तो 100% टू 100% इसका रोल है। क्योंकि जो 2 गज दूरी, जो वायरस का जो इफ़ेक्ट होता है, वो 2 गज दूरी से ज़्यादा आप डिस्टेंस से बात कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट कम होता है। और इसलिए बोला जाता है कि सपोज़ आप वैक्सीनेटेड, हम भी वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन आपके अंदर उस वैक्सीन का कितना इम्यून डेवलप हुआ, हो सकता है कि आप भी कमज़ोर हों, जितना प्रभाव होना चाहिए वैक्सीनेशन का मेरे पे भी वो चीज़ ना हो, इफ़ेक्ट हो लेकिन कम हो, जितना होना चाहिए कम हो, वो आप नहीं जानते, आप उसका मापने वाला यंत्र तो है नहीं आपके पास। तो आप थोड़ा भी कोताही बरतिएगा तो आप, हो सकता है कि मेरे से आप ले लें और हम भी आपसे लें। तो अगर हम 2 मास्क लगा के आपस में बात करेंगे और 2 गज दूरी मेंटेन रखेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर होगी। और वो जो वेव आएगा आपके शरीर में, वायरस आएंगे, वो ख़तरनाक नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा भी इम्यून सिस्टम आपके शरीर में है तो उसके अगेंस्ट वो रिएक्शन देगा जो आपको सीरियस होने वाली कंडीशन से बचाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है जो भी लोग वैक्सीनेटेड हैं वो मतलब उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड हुआ है। और तीसरे डोज में जो बूस्टर डोज दिया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? बूस्टर जो डोज निश्चित रूप से लेना अनिवार्य है। जब हम लोग का थर्ड वेव जो आया था भारत के बाहर वाले देशों में, उस समय ही थर्ड डोज स्टार्ट हो गए थे हमारा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सरकार जितना कोशिश कर रही है उसके लिए तारीफ़ करना कम है। उस पूरे भारत जैसे पॉपुलेशन जिसमें कई देश समा जाएंगे, उस जनसंख्या पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फर्स्ट सेकेंड डोज को कवर करके फिर थर्ड थोड़ा सा डिले तो हुआ, लेकिन सरकार का कोई उसमें दोष नहीं है। पॉपुलेशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से वो सब किया गया। फिर भी मैं कहूँगा उसको ज़रूर लेना है। और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़, जो सीरियस डिजीज़ से ग्रसित मरीज़ हैं, जो 60 साल से उम्र के ज़्यादा मरीज़ हैं, उनको लिए ज़रूर लेना है, क्योंकि वो सरकार तो फ्री में दे रही है। अगर आप को लगता है तो ये तो कुछ, ये जो वैक्सीन आया है ये बाज़ार में भी मिलने लगे, आप बाज़ार में भी ख़रीद के ले सकते हैं, उसके लिए आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। सर, आपने बोला कि जो बूस्टर डोज आपके कहने का मतलब फ्री में दे रही है। सर, आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन उसके लिए शायद सरकार ने कुछ पैसे तय किए हैं कि उतना दे के आपको फिर वो तीसरी डोज आपको दी जाएगी। बहरहाल इन सब बातों पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, ये गवर्नमेंट का मामला है। और वो उसमें तीसरा मेरा एक सवाल और होगा आपसे, 12 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन दी जा रही है, वैक्सीन दी जा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो देना ही था। मैंने बोला ही कि जो वेव देखा गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें बच्चों को कम पाया गया संक्रमित होते हुए। चूँकि लार्ज एरिया को कवर करना था, जनसंख्या को कवर करना था, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से फेज वाइज स्टार्ट की। और बच्चों पे कितना वो साइड इफ़ेक्ट और क्या शोध करने में थोड़ा सा जो भी प्रोसेस में टाइम लगे और ये लेना, क्योंकि ये चौथा वेव जो आ रहा है बच्चों में ज़्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में भी कुछ दिखा गया कि स्कूल में के बच्चों में ये ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। उस कंडीशन में इस आपके माध्यम से सारे गार्जियन को मैं कोशिश बोलना चाहूँगा कि जो 12 से 18 को उनको ज़रूर देना है, निश्चित रूप से देना है, क्योंकि बच्चों से एक लगाव गार्जियन का अलग होता है। उनमें कुछ होती है, कुछ दिक्कतें आती हैं तो फिर बहुत पैनिक कंडीशन हो जाती है। इसलिए, और हमारे बच्चे जो है देश के एक उज्ज्वल भविष्य हैं, तो वो ठीक रहेंगे तो
हमारा आगे का आने वाली पीढ़ी भी अच्छी रहेगी, इसलिए देना और बहुत ही अनिवार्य और बहुत ज़रूरी है। अंत में एक से आपसे और कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, सासाराम के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं कोरोना को लेके? सासाराम के बारे में इस माध्यम के आपके मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देश में ग्राफ थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, इसलिए कोरोना दिखता नहीं है, वो जब हमारे आप में आ जाएगा तब वो फील होगा। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ज़रूर आपको करना है और प्रिकॉशन लेते रहना है और इम्यून सिस्टम खाते पीते रहें, क्योंकि गर्मी का दिन है और ये वायरस अटैक है तो वायरल फ्लू होता है। तो गर्मियों में भी वायरल फ्लू होता है, धूप लगती है तो बुखार और ये सब चीज़ होती हैं, तो सिम्टम लगभग एक ही होता है। तो ज़रूर उसको प्रिकॉशन लेना है और अपने आप को मजबूत रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही और सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मीडिया दर्शन के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे भी हमारे जो हमसे जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।